जय हिंद दोस्तों। 11 अगस्त 2013 थलापति विजय की एक फैन जिसका नाम है विष्णु कुमार, वो सुसाइड कर लेता है। रीजन क्योंकि थलापति विजय की एक मूवी थलाइवा जो कि 2013 में रिलीज होने वाला था, सेंसर बोर्ड में कुछ इश्यू की वजह से उस मूवी को रिलीज में देरी किया हो गया। इस एक्साइटमेंट में उस फैन ने सुसाइड कर लिया। 15 मार्च 2022 बाहुबली एक्टर प्रभास की एक फैन जिसका नाम है रोबी तेजा, वो सुसाइड कर लेता है। रीजन क्योंकि प्रभास की फिल्म राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ये सब कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी स्टार या कोई भी एक्टर का फैन होना या फिर ये कह सकते हो कि ब्लाइंड फैन होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको आज की हमारी स्टोरी से मालूम चलेगा। 9 जून 2024 बेंगलुरु के कामाक्षीपालिया में एक अपार्टमेंट में बिल्डिंग की एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले में गिरी एक लाश के ऊपर पड़ती है। सुबह सुबह ऐसी हालत देख के हर कोई डर जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो सिक्योरिटी गार्ड भी डर गया। वो तुरंत पास की पुलिस स्टेशन बोले तो कामाक्षीपालिया में इस घटना की रिपोर्ट करवाई। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस पहुँचते हैं और लाश को वो लोग तुरंत पास की एक हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द शुरू हो जाता है। पुलिस को ये लाश आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस लाश को बुरी तरीके से मारा गया था। बॉडी में देख के या शक्ल देख के कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। तो तुरंत पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन में खोजना चालू किया कि कहीं किसी का मिसिंग कंप्लेन तो नहीं आया है। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 8 जून 2024 को एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई है। तुरंत पुलिस उस माँ को लेके आती है उस लाश को आइडेंटिफिकेशन के लिए, और वहाँ पे जब वो माँ आती है उसकी तो जमीन आसमान एक हो जाती है, क्योंकि ये उनका बेटा था जिसका उम्र था 35 साल, जिसका नाम था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्म में एक मेडिकल शॉप में काम करता था, जो कि रोज की तरह 8 जुलाई को अपने काम पे गया था और 8 जुलाई को ही मिसिंग हो गया था। अब रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुई, ये बात सिर्फ हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता। तो तुरंत पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो इस केस की तार एक ऐसे शख्स से जोड़ने वाला था जो कि आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक को ही हिला के रख देने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें यह पता चलता है कि रेणुका स्वामी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। उसके शरीर में बहुत सारे हड्डियों को तोड़ा गया था, यहाँ तक कि उसकी जीभ को भी काट लिया गया था और उसकी प्राइवेट पार्ट को भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्म दिया गया था। अब रेणुका स्वामी जो कि एक छोटी सी मेडिकल शॉप में काम करता था, वो 35 साल का एक सीधा साधा आदमी था। उससे ना ही किसी की दुश्मनी थी, ना ही वो किसी का दुश्मन था। और रेणुका स्वामी इतना अमीर भी नहीं था कि कोई पैसे के लिए उसको मार दे। धीरे धीरे ये केस पुलिस के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट बनता जा रहा था, क्योंकि मर्डर की मोटिव और वजह को पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अगले दिन 10 जुलाई 2024 को उसी थाने में 3 लोग आते हैं। वो लोग इस मर्डर की जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं। वो पुलिस को ये बयान देते हैं कि रेणुका स्वामी को उन तीनों ने मारा है कुछ पैसों के चक्कर में। पैसों के मामले में रेणुका स्वामी के साथ उन लोगों में कुछ अनबन हुई, इसलिए उन लोगों ने रेणुका स्वामी को मार दिया। इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस जहां पर पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिल रहा था, वो केस अपना आप सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी वक्त उसी थाने में उस थाने की एसपी की एंट्री हो जाती है। वो मुजरिमों की गुनाह खुद से कबूल करने के बाद उनको हजम नहीं होता, वो भी सिर्फ एक ही दिनों में। उनको ये शक हो रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, इसलिए इस केस को उन्होंने बड़े ही ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करने की ठान ली। तुरंत पुलिस ने उन तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ चालू किया, और पूछताछ में जो पता चला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि उन तीनों ने मर्डर की वजह, प्लेस और टाइम अलग अलग बताई, यानी कि वो तीनों झूठ बोल रहा था। लेकिन क्यों? अब इस बात की पता लगाने के लिए पुलिस ने उन तीनों की कॉल हिस्ट्री चेक किया। तीनों की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद एक ऐसा नंबर था जो कि पिछले 2 दिन से उन लोगों से बराबर बात कर रहा था। हर टाइम सबसे ज्यादा उस नंबर पर बात हुई थी। ये नंबर किसका था, इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, और ये नंबर जिसका था उसका जब खुलासा हुआ तो पुलिस के साथ साथ एक बार तो पूरा कर्नाटक हिल गया। और ये नंबर था कन्नड़ इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार दर्शन की। दर्शन जो कि कर्नाटक के इतने बड़े सुपरस्टार है, लोग उनको भगवान मानते हैं, वो आखिर इन तीनों मर्डर से क्यों बात करता रहा? पुलिस को ये बात हजम नहीं हुआ, तो पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और पूछताछ चालू कर दिया।
थोड़ी देर बाद उन लोगों से पूछने के बाद पता चला कि इस मर्डर में जो सबसे बड़ा हाथ है वो दर्शन का है। अब दर्शन जो कि रेणुका स्वामी उसका बहुत बड़ा फैन था, अपने फैन को ही क्यों मारेगा, इसके कारण जानने के लिए हमें थोड़ा बैक हिस्ट्री जानना होगा। दर्शन की शादी हुई थी 2003 में और शादी होने के बाद एक बेबी होने के बाद दर्शन और उसकी वाइफ जो है अलग अलग रहने लग गई थी, दोनों के आसपास में बनती नहीं थी। दर्शन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुना गया था। पवित्र गौड़ा नाम की एक लड़की से दर्शन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का र्यूमर बहुत दिनों से मार्केट में आ रहा था। फिर इस मर्डर के कुछ दिन पहले पवित्र गौड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल में दर्शन और उसकी बेटी और खुद की एक फोटो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन पे उन्होंने ये लिखा था। अब वो कैप्शन और वो फोटो देखने के बाद उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो र्यूमर था वो लोगों के बीच में सच होने लगा। दर्शन के करोड़ों फैनों के बीच में रेणुका स्वामी भी जो एक उनका डायहार्ड फैन था, उनका भी दिल टूट गया। वो अपने फेवरेट सुपरस्टार का ऐसे घर तोड़ते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने पवित्र गौड़ा की सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर उल्टी सीधी कमेंट करने लग गया और उसको गाली देने लग गया। अब रेणुका स्वामी क्योंकि दर्शन का बहुत बड़ा फैन था, वो उसको भगवान मानता था, वो ये मान ही नहीं सकता था कि उसका भगवान का घर टूट जाए। इसी वजह से रेणुका स्वामी एक फेक अकाउंट बना के पवित्र गौड़ा की हर पोस्ट में बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करने लगा, या फिर यूँ कह सकते हो उसको गाली देने लगा। अब ये चीज़ जब बहुत ही एक्सट्रीम में चल गया तो पवित्र गौड़ा ने परेशान होकर एक दिन दर्शन को बहुत सारी कमेंट दिखाया और कहा कि मुझे इसका कहीं ना कहीं हल चाहिए। बहुत बार दर्शन को फोर्स करने के बाद दर्शन ने पवित्र गौड़ा से प्रॉमिस किया कि मैं इसका कुछ न कुछ हल निकलता हूँ। अब दर्शन का बहुत सारा फैन क्लब था, तो दर्शन ने अपने सबसे बड़े फैन क्लब का जो हेड था उसको जाके रेणुका स्वामी के इंस्टाग्राम अकाउंट को दिखाया, काम सौंपा कि इसके पीछे जो भी आदमी है मुझे उसका पूरा एड्रेस और डिटेल चाहिए। उसके बाद उस फैन क्लब के मेंबर ने पवित्र गौड़ा नाम का एक फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से बात करने लगा। उसे प्यारी प्यारी बात करने के बाद रेणुका स्वामी ने एक दिन अपना एड्रेस और अपना पता बता दिया। उसके बाद तुरंत दर्शन ने उसकी फैंडम के कुछ लोगों को 30 लाख रुपया दिया और बोला रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलोर ले जाने को। तुरंत एक दिन बाद रेणुका स्वामी जो कि अपने हर दिन की तरह काम पे गए थे, बोलो तो 8 जुलाई को रेणुका स्वामी को गाड़ी में उठाकर बोलो बेंगलोर के किसी बिल्डिंग में ले जाता है जहां पर काम चल रहा था। उसके बाद रेणुका स्वामी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, उसको बेरहमी से बाहर किया जाता है, उसके शरीर पर बहुत सारा चोट पहुंचा जाता है, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी काट लिया जाता है क्योंकि उसने जीभ से बहुत सारा गाली दिया था। उसके बाद उसी शाम को वहाँ पे दर्शन कुछ लोगों के साथ उस बिल्डिंग में हाजिर होता है। रेणुका स्वामी दर्शन को देखने के बाद सोचने लगा कि दर्शन जैसे फिल्मों में रोल करता है कि कोई भी आदमी जब मुश्किल में होता है तो उसको बचाने के लिए दर्शन पहुंच जाता है। तो रेणुका स्वामी एक बार सोचने लगा कि उसका जो भगवान है, उसका जो स्टार है, वो शायद उसको बचाने के लिए आ गया। लेकिन वो कहता है ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ही फर्क होता है, क्योंकि दर्शन उसकी रक्षक नहीं बल्कि उसकी भक्षक बन के आया था। दर्शन आते ही रॉड से उसके ऊपर वार करने लगा। पोस्टमार्टम में तो ऐसा पता चला कि दर्शन ने उसके मुंह पे ऐसा मुक्का मारा कि उसका सारा जेवरा ही टूट गया। दर्शन ने यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया जो कि उसके बहुत ही चोट पहुंचा। उसके बाद भी दर्शन का दिल नहीं भरा, दर्शन ने उसको करंट शॉट दिया। यस, यू हर्ड इट राइट, दर्शन ने उसको बहुत सारा बार बार करंट शॉट दिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगी, पवित्र गौड़ा भी ये चीज साइड में बैठकर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। यानी कि लगभग 15-16 लोग एक ही कमरे में था और रेणुका स्वामी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। इसके बाद रेणुका स्वामी की इतना मार खाने के बावजूद नॉर्मली उसकी मौत हो जाती है और फिर लाश को दर्शन के कहने पर पास के किसी नाले में जाकर फेंक दिया जाता है। अब नाले में बहकर रेणुका स्वामी की लाश वो बिल्डिंग के अपार्टमेंट के पास आ जाते हैं। इसके बाद की कहानी आपको पता है, कैसे वो सिक्योरिटी गार्ड को वो लाश देखती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। यहाँ पे हमें तारीफ करनी होगी पुलिस को भी, क्योंकि इतने पावरफुल आदमी, आपको बता दूं कि साउथ के जितने भी बड़े बड़े स्टार होते हैं उनकी पॉलिटिकल पावर भी बहुत होता है और उनके लोगों में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि साउथ के जितने भी सुपर स्टार है लोग उनको भगवान मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो पावर है, उनका सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा होता है। उनके अगेंस्ट कुछ करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आपको पड़ सकती है। पुलिस ने न्यूट्रल होकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन किया और दर्शन को पकड़ा। फिलहाल दर्शन के साथ साथ 17 और लोगों को गिरफ्तार किया गया।
दर्शन की मेंटली प्रॉब्लम बहुत दिनों से बताया जा रहा था कि पत्नी से जब उसका डिवोर्स हुआ तो उसकी पत्नी ने रीजन में बताया कि दर्शन उसको हर रोज शराब पीकर आकर मारती थी। अभी और एक केस खुल गया। 2018 में दर्शन के एक मैनेजर था जो कि दर्शन से 2 करोड़ रुपए की बगावत करती है और 2018 के बाद वो अभी तक मिसिंग है। अब दर्शन जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कमेंट कर लेकर रेणुका स्वामी के मर्डर कर सकती है, तो 2 करोड़ की बगावत के लिए अपने मैनेजर का वो क्या हाल कर सकती है। इस केस की भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब इस कहानी की सबसे दुखद वाली घटना ये है कि रेणुका स्वामी की सिर्फ 10 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी अब प्रेग्नेंट है। दर्शन जैसी एक स्टार की फैन होने की वजह से रेणुका स्वामी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और उनकी फैमिली को एक इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त छोड़ के जाना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारा भी है, क्योंकि हम किसी भी इंसान का अंधभक्त बन जाते हैं, बोले तो उसका ब्लाइंड भक्त बन जाता है। फैन बनना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त बन जाना और उसके पर्सनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ लेना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा काम होता है, हमें भी बहुत सारी चीजें होती है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पुलिस ने अपने मीडिया को जो इंटरव्यू दिया वहाँ पे बताया कि यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा, कोई भी पॉलिटिकल पावर उनके और इन्वेस्टिगेशन के बीच में रुकावट नहीं बनेगी। दर्शन अगर यहाँ पे खुद ही गलती ना करता, दर्शन अगर अपनी लोगों को थाने पर ना भेजता ये जुल्म को कबूल करने के लिए, तो शायद ये केस वहीं पे दब जाता। ना जाने कितने ऐसे केस दब जाते हैं इंडिया में, और कितने ऐसे पावरफुल लोग जिनका हम फैन बने फिरते हैं, वो असली लाइफ में क्या है ये हमें खुद ही नहीं पता। खैर, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको ये घटना पसंद आई और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।